नमस्कार कक्षा 10वीं के प्रिय छात्रों, प्रकल्प फन विद हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम संचयन में से गुरदयाल सिंह द्वारा रचित सपनों के से दिन पाठ पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसका भाग 1 देखा था। आज हम इसका अंतिम भाग यानी भाग 2 करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था कि लेखक ने अपने बचपन के बारे में काफ़ी बातें बताई थी, अपने विद्यालय के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि स्कूल में, अपने विद्यालय में उन्हें कौन सी बात अच्छी लगती थी, कब अच्छा लगता था। तो चलिए कहानी को अब आगे बढ़ाते हैं, भाग 2 की ओर चलते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं आपको उसकी खबर मिलती रहे। पाठ है सपनों के से दिन। आज हम भाग 2 करेंगे और इसके लेखक हैं गुरदयाल सिंह। हर वर्ष अगली श्रेणी में प्रवेश करते समय मुझे पुरानी पुस्तकें मिला करती। हमारे हेडमास्टर शर्मा जी एक लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। वे धनाढ्य लोग थे। उनका लड़का मुझसे 1-2 साल बड़ा होने के कारण मेरे से एक श्रेणी आगे रहा। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता तो शर्मा जी उसकी 1 साल पुरानी पुस्तकें ले आते। हमारे घर में किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी ना थी। यदि नई किताबें लानी पड़ती, जो तब 1-2 रुपए में आ जाया करती, तो शायद इसी बहाने पढ़ाई तीसरी चौथी श्रेणी में ही छूट जाती। कोई 7 साल स्कूल में रहा तो एक कारण पुरानी किताबें मिल जाना भी था। कापियों, पेंसिलों, होल्डर या स्याही दवात में भी मुश्किल से 1-2 रुपए साल भर में खर्च हुआ करते। परंतु उस जमाने में 1 रुपया भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। 1 रुपए में 1 सेर घी आया करता और 2 रुपए की 1 मन 40 सेर गंदम। इसी कारण खाते पीते घरों के लड़के ही स्कूल जाया करते। हमारे 2 परिवारों में मैं पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा था। लेखक अपने विद्यालय के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उन्हें हर साल पुरानी पुस्तकें मिला करती थी। यानी जब वो पास होकर दूसरी क्लास, बड़ी क्लास में जाया करते तो उन्हें पुरानी पुस्तकें मिला करती थी, क्योंकि उनके हेडमास्टर शर्मा जी किसी को जाकर ट्यूशन पढ़ाया करते थे। वो धनी लोग थे और उनका लड़का लेखक से 1-2 साल बड़ा था और एक कक्षा आगे था। तो जब वो पास होता तो उसकी पुस्तकें लेखक को मिल जाती थी। और हर साल जब अप्रैल में पढ़ाई यानी स्कूल आरंभ होता तो शर्मा जी, उनके हेडमास्टर जो थे, उन्हें पुरानी पुस्तकें दे देते थे। वे ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि लेखक की रुचि थी पढ़ाई में, लेकिन घर में किसी की पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी। अब उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हर साल नई किताबें लाएं। इसलिए शर्मा जी लेखक की मदद करते थे, पुरानी किताबें लाकर दे दिया करते थे। लेखक कहते हैं कि अगर ऐसा ना हुआ होता तो शायद तीसरी चौथी कक्षा में ही उनकी पढ़ाई छूट जाती। अब लेखक बताते हैं कि हालांकि ज्यादा महंगी नहीं थी चीजें। कापियां, पेंसिल, होल्डर, स्याही दवात यानी इंक पॉट, ये ज्यादा से ज्यादा 1-2 रुपए में आ जाते थे। मतलब साल भर का खर्चा इनके लिए 1 या 2 रुपए ही हुआ करता था। लेकिन उस जमाने में 1 रुपया भी बहुत ज्यादा था। अब कहते हैं कि 1 रुपए में 1 सेर घी आ जाया करता। अब ये सेर जो है, ये वजन का एक माप है। ये 1 सेर 1 किलो से थोड़ा कम होता था। और कहते हैं 2 रुपए में 40 सेर गंदम आ जाया करता था। गंदम यानी गेहूं, यानी खाने पीने का सामान बहुत ज्यादा इतने से पैसे में आ जाया करता था। और इसलिए लोग अपने बच्चों को पढ़ाने लिखने में उतना पैसा खर्चा करना ठीक नहीं समझते थे। उन्हें लगता था कि उतने पैसों में वे खाने पीने की चीजें खरीद सकते हैं। अब कहते हैं कि इसी कारण, क्योंकि उस जमाने में 1 रुपया बहुत बड़ा हुआ करता था, 1 रुपया बहुत ज्यादा हुआ करता था और बहुत महंगा हुआ करता था, इसलिए लेखक के जैसे बहुत कम ही लोग स्कूल गए थे। यानी जो धनी लोग थे वही स्कूल जाते थे। अब लेखक धनी तो नहीं थे, लेकिन क्योंकि उन्हें अपने हेडमास्टर शर्मा जी से मदद मिल रही थी, वे स्कूल जाया करते थे। कहते हैं अपने दोनों परिवारों में वे पहले बच्चे थे जो स्कूल गए थे। दोनों परिवारों में, यानी अपनी माँ के तरफ के परिवार में और अपने पिताजी के तरफ के परिवार में, वे पहले थे जो विद्यालय गए थे। परंतु किसी भी नई श्रेणी में जाने का ऐसा चाव कभी भी महसूस नहीं हुआ
जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते। अजीब बात थी कि मुझे नई कॉपियों और पुरानी पुस्तकों में से ऐसी गंध आने लगती कि मन बहुत उदास होने लगता था। इसका ठीक ठीक कारण तो कभी समझ में नहीं आया, परंतु जितनी भी मनोविज्ञान की जानकारी है, इस अरुचि का कारण यही समझ में आया कि आगे की श्रेणी की कुछ मुश्किल पढ़ाई और नए मास्टरों की मार पीट का भय ही कहीं भीतर जमकर बैठ गया था। सभी तो नए ना होते थे, परंतु 2-3 हर साल ही वे होते जो कि छोटी श्रेणी में नहीं पढ़ाते थे। कुछ ऐसी भी भावना थी कि अधिक अध्यापक एक साल में ऐसी अपेक्षा करने लगते कि जैसे हम हरफन मौला हो गए हों। यदि उनकी आशाओं पर पूरे नहीं हो पाते तो कुछ तो जैसे चमड़ी उधेड़ देने को तैयार रहते। इन्हीं कुछ कारणों से केवल किताबों कॉपियों की गंध से ही नहीं, बाहर के बड़े गेट से 10-15 गज दूर स्कूल के कमरों तक रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के झाड़ उगे थे, उनकी गंध भी मन उदास कर दिया करती। लेखक बताते हैं कि कुछ बच्चों को नई कक्षा में जाने का चाव रहता था, लेकिन लेखक के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था। उन्हें नई कॉपियों में और पुरानी पुस्तकों में से कुछ अजीब सी गंध आती थी और इस गंध से उनका मन उदास हो जाता था। कहते हैं कि उसका कारण तो वे समझ नहीं पाए, लेकिन जितनी जानकारी उनको मनोविज्ञान की है, हो सकता है कि इस अरुचि का कारण उनके अध्यापक रहे हों, उनके मास्टर रहे हों और पढ़ाई रही हो। क्योंकि हर कक्षा में पढ़ाई मुश्किल होती जाएगी और कुछ मास्टर नए होंगे, कुछ पुराने होंगे जो उन्हें पहले ही कक्षा में पढ़ा चुके होंगे और उनके मार पीट के डर से ये शायद नई कक्षा में जाने के लिए कोई रुचि नहीं रख पाते थे। और कभी-कभी ऐसा भी होता था कि जो भी अध्यापक आते इन्हें पढ़ाने, वे अपेक्षा करते कि हर बच्चा हर फन मौला हो, यानी ऑल राउंडर हो। खेल के क्षेत्र में भी उसकी प्रतिभा हो, पढ़ाई के क्षेत्र में भी उसकी प्रतिभा हो, कला के क्षेत्र में भी उसकी प्रतिभा हो और सारे बच्चे इन पर खरा नहीं उतर पाते थे और ऐसा करने पर इन्हें मार पड़ती थी और शायद इसीलिए उन्हें नई कक्षा में जाने के लिए कोई खुशी नहीं होती थी। और अब स्कूल के अंदर पहले भी बताया जा चुका है कि स्कूल के अंदर जाते समय दोनों तरफ अलियार के झाड़ उगे हुए थे और इस अलियार के झाड़ के गंध से भी इनका मन उदास हो जाया करता था और स्कूल जाने के लिए इनके मन में कोई रुचि नहीं रहती थी। परंतु स्कूल एक दो कारणों से अच्छा भी लगने लगा था। मास्टर प्रीतम चंद जब हम स्काउटों को परेड करवाते तो लेफ्ट राइट की आवाज या मुंह मिली विसिल से मार्च कराया करते। फिर राइट टर्न या लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहने पर छोटे छोटे बूटों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक ठक करते अकड़ कर चलते तो लगता जैसे हम विद्यार्थी नहीं, बहुत महत्वपूर्ण आदमी हूं, फौजी जवान। लेखक को स्कूल जाना अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन एक दो कारण थे जिससे कभी-कभी उन्हें अच्छा लगता था। खासकर जब उन्हें स्काउटिंग करवाई जाती थी, तो लेखक को बहुत अच्छा लगता था। मास्टर प्रीतम चंद ही उन्हें स्काउटिंग करवाते थे। लेखक यूनिफॉर्म पहनकर जाते थे, बूट पहनकर जाते थे। मास्टर प्रीतम चंद मुंह में विसिल लेकर, विसिल से आवाज करके उनसे मार्च करवाया करते थे। और कहते हैं जब वो राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, अबाउट टर्न कहते थे, तो ये दाएँ-बाएँ एकदम पीछे जब मुड़ते थे तो उनके बूटों की एड़ियों से आवाज़ आती थी, ठक-ठक की आवाज़ आती थी और ऐसी आवाज़ सुनकर इन लोगों को लगता था कि ये विद्यार्थी नहीं, फौजी जवान हो और अपने आप को फौजी जवान समझकर ये बहुत गर्व महसूस करते थे। इसलिए स्काउटिंग इन्हें बहुत अच्छी लगती थी। दूसरे विश्व युद्ध का समय था, परंतु हमारी नाभा रियासत का राजा अंग्रेजों ने 1923 में गिरफ्तार कर लिया था और तमिलनाडु में कोडाईकनाल में ही जंग शुरू होने से पहले उसका देहांत हो गया था। उस राजा का बेटा कहते थे अभी विलायत में पढ़ रहा था, इसलिए हमारे देसी रियासत में भी अंग्रेज की ही चलती थी। फिर भी राजा के ना रहते अंग्रेज हमारी रियासत के गांवों से जबरन भर्ती नहीं कर पाया था। लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए जब कुछ अफसर आते तो उनके साथ कुछ नौटंकी वाले भी हुआ करते। वे रात को खुले मैदान में शामियाने लगाकर लोगों को फौज के सुख आराम बहादुरी के दृश्य दिखाकर आकर्षित किया करते। उनका एक गाना अभी भी याद है। कुछ मस्खरे अजीब सी वर्दियां पहने और अच्छे बड़े फौजी बूट पहने गाया करते।
लेखक अब अपनी रियासत के बारे में बताते हैं। दूसरे विश्व युद्ध का समय था, लेकिन उनकी रियासत नाभा उसका नाम था। उसके राजा को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था और तमिलनाडु में कोड़ैकनाल में उनका देहांत हो गया था। यानी जंग शुरू होने से पहले, विश्व युद्ध शुरू होने से पहले ही उनका देहांत हो गया था और उनका बेटा अभी विलायत में पढ़ रहा था, इसलिए वो यहाँ पर आकर राजा ना बन पाया। अब यहाँ पर देसी रियासत में अंग्रेजों की चलती थी, फिर भी राजा नहीं थे, इसलिए अंग्रेजी उनके रियासत के गांव से जबरदस्ती किसी को भी अपनी फौज में भर्ती नहीं कर पाए थे। विश्व युद्ध में भेजने के लिए सैनिकों की आवश्यकता थी, लेकिन नाभा रियासत में आकर अंग्रेज जबरदस्ती किसी को भर्ती नहीं कर पाए थे। अब लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए कुछ अफसर वहां पर आते, उनके साथ नौटंकी करने वाले भी आते, कहते हैं ना स्ट्रीट प्ले जो कहते हैं, वो करने वाले भी आते वहां पर। और लोगों को उकसाने के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए खुले मैदान में शामियाना लगाकर वो नाटक करते थे, बहादुरी के दृश्य दिखाते थे, फौज के सुख आराम के दृश्य दिखाते थे, ताकि लोग इससे प्रेरित होकर फौज में भर्ती हो जाएं। और उनका गाना लेखक को अभी तक याद है, वो गाना गाते थे नौटंकी करते समय, गाना गाते थे वर्दियां पहनकर, यानी यूनिफॉर्म पहनकर, बड़े फौजी बूट पहनकर वो गाना गाते थे, ताकि लोग उस गाने को सुनकर, समझकर फौज के प्रति आकर्षित हो जाएं। और वो क्या गाना था, चलिए आगे पढ़ते हैं। भर्ती हो जा रे रंगरूट, भर्ती हो जा रे, अठे मिले से टूटे लीतर, उठे मिलैंदे बूट, भर्ती हो जा रे रंगरूट, अठे पहन से फटे पुराने, उठे मिलेंगे सूट, भर्ती हो जा रे रंगरूट। इन्हीं बातों से आकर्षित हो कुछ नौजवान भर्ती के लिए तैयार हो जाया करते। कभी कभी हमें भी महसूस होता कि हम भी फौजी जवानों से कम नहीं। धोबी की धुली वर्दी और पॉलिश किए बूट और जुराबों को पहने जब हम स्काउटिंग की परेड करते तो लगता हम फौजी ही हैं। अब लेखक बताते हैं कि लोगों को फौज की ओर आकर्षित करने के लिए किस प्रकार का गीत गाते थे। गाते थे, भर्ती हो जा रे रंगरूट, रंगरूट यानी रिक्रूट, नया सैनिक, भर्ती होना यानी टू टू जॉइन द फोर्सेस। तो भर्ती हो जा रे रंगरूट यानी लोगों को आकर्षित करते थे फौज की ओर, कहते थे कि आप आकर फौज में भर्ती हो जाओ। और भर्ती होने से क्या होगा, अठे मिले से टूटे लीतर, यहाँ पर आप फटे पुराने जूते पहनते हो, लेकिन उठे मिलेंदे बूट, फौज में भर्ती होने पर आपको अच्छे अच्छे बूट मिलेंगे पहनने के लिए। अठे पहन से फटे पुराने, यहाँ पर आप फटे पुराने कपड़े पहनते हो, आपके कपड़े अच्छे नहीं होते हैं, फटे पुराने ही रहते हैं, लेकिन उठे मिलेंगे सूट, फौज में भर्ती होने पर सूट मिलेंगे पहनने के लिए, इसलिए भर्ती हो जाओ। यानी लोगों को ये कहकर आकर्षित करते थे कि फौज में भर्ती होने पर उनके रहने का स्तर ऊंचा हो जाएगा, उन्हें पहनने के लिए बेहतर चीजें मिलेंगी, बेहतर कपड़े मिलेंगे, बेहतर जूते मिलेंगे। और इन बातों से आकर्षित होकर कुछ लोग फौज में जाकर भर्ती भी हो जाते थे। लेकिन लेखक तो छोटे थे, और जब वो स्काउटिंग करते थे तो उन्हें लगता था कि जिस प्रकार फौज में अच्छे बूट सूट पहनकर लोग रहते हैं, उसी प्रकार स्काउटिंग करते समय ये यूनिफॉर्म पहनकर, यानी वर्दी पहनकर जब ये लेफ्ट राइट करते, मार्च करते, तो इनको लगता था कि ये फौजी जवान से कम नहीं है। मास्टर प्रीतमचंद को स्कूल के समय में कभी भी हमने मुस्कुराते या हंसते ना देखा था। उनका ठिगना कद, दुबला पतला परंतु गठीला शरीर, माता के दागों से भरा चेहरा और बाज सी तेज आंखें, खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजों वाले बूट, सभी कुछ ही भयभीत करने वाला हुआ करते। उनके बूटों की ऊंची एड़ियों के नीचे भी खुरियां लगी रहती, जैसे तांगे के घोड़े के पैरों में लगी रहती हैं। अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोटे सिरों वाले कील ठुके होते। यदि वह सख्त जगह पर भी चलते तो खुरियों और कीलों के निशान वहां भी दिखाई देते। हम ध्यान से देखते, इतने बड़े और भारी भारी बूट पहनने के बावजूद उनके टखनों में कहीं मोच तक नहीं आती थी। उनको देखकर हम यदि घर वालों से बूटों की मांग करते तो माँ बाप यही कहते कि टखने टेढ़े हो जाएंगे, सारी उम्र सीधे ना चल पाओगे। लेखक आगे मास्टर प्रीतम चंद यानी अपने पीटी मास्टर के बारे में बताते हैं।
कहते हैं उन्होंने कभी भी मास्टर प्रीतम चंद को मुस्कुराते या हंसते नहीं देखा था, यानी हमेशा बहुत सीरियस रहते थे। अब उनकी शारीरिक विशेषताएं बताते हैं कि उनका कद ठिगना था, यानी बहुत शॉर्ट थे, दुबले पतले थे, लेकिन गठीला शरीर यानी फर्म थे। माता के दागों से भरा चेहरा, माता के दाग यानी स्मॉल पॉक्स। आजकल वो एरेडिकेट हो चुका है। जब स्मॉल पॉक्स होता था और वो छूट जाता था, लेकिन उसका दाग रह जाता था लोगों के चेहरे के ऊपर, यानी उसके मार्क्स रह जाते थे। तो मास्टर प्रीतम चंद के चेहरे पर स्मॉल पॉक्स के दाग थे। और बाज सी तेज आंखें, यानी बहुत शार्प थी उनकी आंखें। खाकी वर्दी, खाकी रंग का यूनिफॉर्म पहनते थे। चमड़े के चौड़े पंजों वाले बूट, चमड़े यानी लेदर, उनके जूते लेदर के होते थे और उनके पंजे चौड़े, यानी आगे की तरफ उनका जूता चौड़ा होता था। और लेखक कहते हैं कि इन सबको देखकर, यानी उनको, उनके वर्दी को, उनके जूतों को देखकर डर लगता था। अब उनके बूटों के बारे में बताते हैं कि उनके उनके बूटों की एड़ियां ऊंची थी, यानी हाई हील थी, और नीचे खुरियां लगी रहती थी, यानी एक्स्ट्रा हाइट के लिए नीचे कुछ और भी लगा रहता था। जूते के नीचे भी कुछ लगा रहता था, जैसे घोड़े के पैरों के नीचे लगा रहता है। अगले हिस्से में यानी आगे की तरफ मोटे सिरों वाले कील थे। ये सब जूते के बारे में बता रहे हैं कि जूता कैसा हुआ करता था मास्टर प्रीतम चंद का। अब आगे की तरफ कील ठुके होते थे, और इसलिए जब भी वो सख्त जगह पर चलते थे तो उन कीलों की आवाज भी आती थी, ठक 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 की आवाज भी आती थी, और उसके निशान भी लग जाते थे। लेखक और उनके दोस्तों को आश्चर्य होता था कि इतने भारी जूते पहनने के बावजूद उनके टखनों पर, टखने यानी एंकल, एंकल पर कभी भी मोच, मोच का मतलब है स्प्रेन, नहीं आती थी। यानी इतने भारी जूते पहनते थे, उसके बावजूद एकदम अच्छी तरह से चल पाते थे, ठीक ठाक चल पाते थे, बिल्कुल नीचे नहीं गिरते थे। अब मास्टर को देखकर यदि बच्चे अपने घर में ऐसे जूतों की मांग करते, तो उनके माँ बाप उनसे कह देते कि उनके पैर टेढ़े हो जाएंगे, सारी उम्र वो ठीक से चल नहीं पाएंगे, इसलिए वो जूते खरीद कर नहीं लेंगे। यानी मास्टर को देखकर जो इच्छा होती मन में, जो चीज अच्छी लगती थी, वो उनके जूते थे। लेकिन जब घर जाकर उन्हीं जूतों की मांग करते तो उनके माता पिता मना कर देते थे कि इतने भारी जूते पहनने पर पैर खराब हो जाएंगे, उम्र भर चल नहीं पाओगे। मास्टर प्रीतम चंद से हमारा डरना तो स्वाभाविक था, परंतु हम उनसे नफरत भी करते थे। कारण तो उसका मारपीट था। हम सभी को, जो मेरी उम्र के हैं, वह दिन नहीं भूल पाया जिस दिन वह हमें चौथी श्रेणी में फारसी पढ़ाने लगे थे। हमें उर्दू का तो तीसरी श्रेणी तक अच्छा अभ्यास हो गया था, परंतु फारसी तो अंग्रेजी से भी मुश्किल थी। अभी हमें पढ़ते एक सप्ताह भी ना हुआ होगा कि प्रीतम चंद ने हमें एक शब्द रूप याद करने को कहा और आदेश दिया कि कल इसी घंटी में जबानी सुनेंगे। हम सभी घर लौटकर रात देर तक उसी शब्द रूप को बार बार याद करते रहे, परंतु केवल दो तीन ही लड़के थे जिन्हें आधी या कुछ अधिक शब्द रूप याद हो पाया। दूसरे दिन बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा तो एक भी लड़का ना सुना पाया। तभी मास्टर जी गुर्राए, सभी कान पकड़ो। लेखक और उनके दोस्त मास्टर प्रीतम चंद से डरते थे। कहते हैं डरना तो स्वाभाविक था, नेचुरल था, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट थे, और जब टीचर स्ट्रिक्ट रहते हैं तो बच्चे तो डरेंगे ही। कहते हैं ना केवल डरते थे, हम उनसे नफरत भी करते थे। नफरत क्यों करते थे? क्योंकि वो बहुत मारते थे। मास्टर प्रीतम चंद बच्चों को बहुत मारते भी थे। और उन्हें एक घटना याद आती है जब मास्टर प्रीतम चंद ने सबको बहुत मारा था। और उस घटना का विवरण यहाँ देते हैं। कहते हैं ये लेखक और इनके दोस्त चौथी कक्षा में पढ़ते थे। तब मास्टर प्रीतम चंद उन्हें फारसी पढ़ाते थे। जैसे हिंदी उर्दू वगैरह भाषा है, फारसी भी एक भाषा है, और प्रीतम चंद उनको फारसी पढ़ाते थे। अब कहते हैं कि उर्दू तो तीसरी कक्षा तक पढ़ चुके थे, अभ्यास हो चुका था, लेकिन फारसी बहुत मुश्किल थी। कहते हैं अंग्रेजी से भी मुश्किल थी। अब पढ़ते पढ़ते सिर्फ एक सप्ताह यानी एक हफ्ता हुआ था कि मास्टर प्रीतम चंद ने उन्हें एक शब्द रूप याद करने के लिए दिया। अब शब्द रूप क्या होता है? उदाहरण के लिए अगर आप देखें, पढ़, अगर हम एक शब्द लेते हैं पढ़, अगर इसका शब्द रूप करना हो हमें तो पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते, पढ़ना, ये सारे अलग अलग रूप है एक शब्द के। उस तरह फारसी के शब्द रूप याद करने के लिए दिए और कहा कि अगले दिन
अपने पीरियड में उसे सुनेंगे, उसी घंटी में मतलब उसी पीरियड में, फारसी के पीरियड में उसे सुनेंगे। अब जब बच्चे घर गए तो रात तक पढ़ते रहे, क्योंकि भाषा भी नहीं थी और मुश्किल भी थी, इसलिए सारे बच्चे रात तक पढ़ते रहे, याद करते रहे, लेकिन सिर्फ 2-3 बच्चों को ही वो याद हो पाया। अब अगले दिन स्कूल आए और सबको एक-एक करके सुनाना था और कोई भी सुना नहीं पाया। बारी-बारी सबको सुनाना था, लेकिन एक भी बच्चा सुना नहीं पाया। तब मास्टर जी को बहुत गुस्सा आया। मास्टर प्रीतम को बहुत गुस्सा आया और चिल्लाए कि सभी बच्चे अपने कान पकड़ो। गुस्से में उन्हें पनिशमेंट दे रहे थे और क्या पनिशमेंट दी? अपने कान पकड़ो। हमने झुककर टांगों के पीछे से बाहें निकालकर कान पकड़े तो वह गुस्से से चीखे, पीठ ऊंची करो। पीठ ऊंची करके कान पकड़ने से 3-4 मिनट में ही टांगों में जलन होने लगती थी। मेरे जैसे कमजोर तो टांगों के थकने से कान पकड़े हुए ही गिर पड़ते। जब तक मेरी और हरबंस की बारी आई, तब तक हेडमास्टर शर्मा जी अपने दफ्तर में आ चुके थे। जब हमें सजा दी जा रही थी, तो उसके कुछ समय पहले शर्मा जी स्कूल की पूरब की ओर बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कपलाश से मिलने गए थे। वह दफ्तर के सामने की ओर चले आए। आते ही जो कुछ उन्होंने देखा, वह सहन नहीं कर पाए। शायद यह पहला अवसर था कि वह पीटी प्रीतमचंद की उस बर्बरता को सहन ना कर पाए। बहुत उत्तेजित हो गए थे। मास्टर प्रीतमचंद ने बच्चों को पनिशमेंट दी कि अपने कान पकड़े, तो सब बच्चों ने झुककर टांगों के पीछे से हाथ निकालकर कान पकड़े थे। जैसे कहते हैं ना, मुर्गा बनो, तो सब बच्चों को मुर्गा बनने के लिए कहा था। लेकिन जब बच्चे ऐसे बैठे तो प्रीतमचंद जी फिर चिल्लाए कि पीठ ऊंची करो, यानी अपने शरीर का पूरा भार उनकी टांगों पर था। तो इससे क्या होता है, टांगों में जलन होती है। अब सब बच्चों के टांगों में जलन होने लगी थी और लेखक कहते हैं कि वे बहुत कमजोर थे। अब मास्टर प्रीतमचंद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जा रहे थे और जब तक इनकी और इनके दोस्त हरबंस की बारी आई, तब तक हेडमास्टर शर्मा जी अपने दफ्तर में आ चुके थे। यानी जब ये सारी बातें हो रही थी, तब हेडमास्टर अपने ऑफिस में नहीं थे। वो स्कूल के पूरब की ओर किसी अस्पताल में गए थे, जहां पर वो किसी डॉक्टर से मिलने गए थे। शायद उनकी तबीयत खराब थी तो डॉक्टर से मिलने गए थे। लेकिन जब वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि मास्टर प्रीतमचंद ने बच्चों को किस तरह पनिशमेंट दी हुई थी और मास्टर प्रीतमचंद की ये बर्बरता यानी ये क्रूअल्टी, ऐसा बुरा बर्ताव वो सहन नहीं कर पाए और बहुत गुस्से में आ गए। और गुस्से में आकर उन्होंने क्या किया, आगे पढ़ेंगे। What are you doing? Is this the way to punish the students of fourth class? Stop it at once. हमें तब अंग्रेजी नहीं आती थी, क्योंकि उस समय 5वीं श्रेणी से अंग्रेजी पढ़ानी शुरू की जाती थी। परंतु हमारे स्कूल के 7वीं-8वीं श्रेणी के लड़कों ने बताया था कि शर्मा जी ने कहा था, क्या करते हैं? क्या चौथी श्रेणी को सजा देने का यह ढंग है? इसे फौरन बंद करो। शर्मा जी गुस्से से कांपते बरामदे से ही अपने दफ्तर में चले गए थे। गुस्से में आकर हेडमास्टर ने मास्टर प्रीतमचंद को बहुत डांटा, अंग्रेजी में डांटा कि चौथे कक्षा के बच्चों को कैसे वो इतनी सजा दे सकते हैं। उसे फौरन बंद करने के लिए कहा। वास्तव में उन्होंने अंग्रेजी में डांटा था और लेखक और उनके साथी अंग्रेजी नहीं जानते थे, क्योंकि वे भी चौथी कक्षा में थे और अंग्रेजी 5वीं कक्षा से ही पढ़ाई जाती थी। लेकिन उनके स्कूल के बड़े बच्चों ने, जो 7वीं-8वीं कक्षा में पढ़ते थे, उन्होंने बताया कि शर्मा जी ने वास्तव में क्या कहा था मास्टर प्रीतमचंद को। अब डांटकर शर्मा जी गुस्से से कांपते हुए अपने दफ्तर में चले गए। वे इतने गुस्से में थे कि उनका बदन गुस्से से कांपने लगा था। फिर जब प्रीतमचंद कई दिन स्कूल नहीं आए, तो यह बात सभी मास्टरों की जुबान पर थी कि हेडमास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुअत्तल करके अपनी ओर से आदेश लिखकर मंजूरी के लिए हमारी रियासत की राजधानी नाभा भेज दिया है। वहां हरजीलाल नाम के महकमाए तालीम के डायरेक्टर थे, जिनसे ऐसे आदेश की मंजूरी आवश्यक थी। उस दिन के बाद यह पता होते हुए भी कि पीटी प्रीतमचंद को जब तक नाभा के डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे, तब तक वह स्कूल में कदम नहीं रख सकते। जब भी फारसी की घंटी बजती तो हमारी छाती धक धक करती, फटने को आती।
परंतु जब तक शर्मा जी स्वयं या मास्टर नौहरिया राम जी कमरे में फारसी पढ़ाने न आ जाते, हमारे चेहरे मुरझाए रहते। इस घटना के बाद बहुत दिनों तक प्रीतम चंद जी स्कूल नहीं आए और अन्य मास्टरों से पता चला कि हेडमास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुअत्तल कर दिया था, यानी उन्हें सस्पेंड कर दिया था, स्कूल आने से मना कर दिया था और उस आदेश को मंजूरी के लिए रियासत की राजधानी नाभा भेज दिया था। वहां पर जो शिक्षा विभाग के डायरेक्टर थे, उनसे सिग्नेचर की आवश्यकता थी, उनकी मंजूरी की आवश्यकता थी और इसलिए वहां पर आदेश लिखकर भेजा था। लेकिन हेडमास्टर शर्मा जी ने प्रीतम चंद जी को स्कूल आने से मना कर दिया था, उन्हें सस्पेंड कर दिया था। अब बच्चों को पता था कि प्रीतम चंद जी स्कूल नहीं आएंगे, फिर भी उनके मन में डर लगा रहता। जब भी फारसी का पीरियड होता, जब भी घंटी बजती, तो वे डरे रहते कि कहीं प्रीतम चंद जी फिर से ना आ जाएं। लेकिन जब भी वो शर्मा जी को देखते या मास्टर नौहरिया राम को देखते तो खुश हो जाते और तब जाकर उनके मन को सांत्वना मिलती कि अब मास्टर प्रीतम चंद जी नहीं आएंगे, उन्हें उनकी डांट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। पता चला कि बाजार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने जो छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा किराए पर ले रखा था, वहीं आराम से रह रहे थे। कुछ 7वीं 8वीं के विद्यार्थी हमें बताया करते कि उन्हें मुअत्तल होने की रत्ती भर भी चिंता नहीं थी। पहले की तरह ही आराम से पिंजरे में रखे दो तोतों को कई दिन में कई बार पहले की तरह ही आराम से पिंजरे में रखे दो तोतों को दिन में कई बार भिगोकर रखे बादामों की गिरियों का छिलका उतार कर उन्हें खिलाते, उनसे बातें करते रहते हैं। उनके वे तोते हमने भी कई बार देखे थे। हम उन बड़े लड़कों के साथ उनके चौबारे में गए थे, जो लड़के पीटी साहब के आदेश पर उनके घर का काम करने जाया करते। परंतु हमारे लिए यह चमत्कार ही था कि जो प्रीतम चंद बिल्ला मार मार कर हमारी चमड़ी तक उधेड़ देते, वह अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते थे। क्या तोतों को उनकी दहकती भूरी आंखों से भय न लगता था? क्या तोतों को उनकी दहकती भूरी आंखों से भय न लगता था? हमारी समझ में ऐसी बातें तब तक नहीं आ पाती थीं, बस एक तरह इन्हें अलौकिक ही मानते थे। हमारी समझ में ऐसी बातें तब नहीं आ पाती थीं, बस एक तरह इन्हें अलौकिक ही मानते थे। मास्टर प्रीतम चंद को सस्पेंड किए कई दिन हो गए, कई सप्ताह बीत गए, वे स्कूल नहीं आए। लेखक को पता चला कि वो बाजार में एक दुकान के ऊपर एक छोटे से घर में रहते थे, आराम से रह रहे थे। बड़े बच्चों ने, यानी 7वीं 8वीं कक्षा के बच्चों ने बताया कि मास्टर प्रीतम चंद को सस्पेंड होने की बिल्कुल चिंता नहीं थी, बड़े आराम से रह रहे थे। उनके पास दो तोते थे, पिंजरे में थे और पहले भी वे इन तोतों से बड़े प्यार से रहते थे, बड़े प्यार से उन्हें बादाम खिलाते थे और अब भी ऐसा ही कर रहे थे। लेखक बताते हैं कि वे भी मास्टर प्रीतम चंद के घर पहले जा चुके हैं, बड़े बच्चों के साथ उनके घर जा चुके हैं। बड़े बच्चों को तो प्रीतम चंद जी बुलाते थे, घर में कुछ काम होता, छोटा मोटा काम होता तो वो बुलाकर काम करवाते थे। अब लेखक भी उन बड़े बच्चों के साथ कई बार प्रीतम चंद जी के घर गए हुए हैं, इसलिए तोतों के बारे में जानते हैं। कहते हैं कि उन्हें आश्चर्य होता था कि जो अध्यापक, जो व्यक्ति स्कूल में बच्चों को इतना मारता डांटता था, वो इन तोतों से कितने प्यार से रहता था, उनको कितने प्यार से खिलाता पिलाता था। वो तोते मास्टर से बिल्कुल नहीं डरते थे। अब लेखक कहते हैं कि शायद ये कोई अलौकिक बात थी, ये एक सुपर नेचुरल बात थी कि जो व्यक्ति दूसरे बच्चों को डांटते थे, दूसरे बच्चों से बिल्कुल प्यार नहीं करते थे, पक्षियों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, पक्षियों से उन्हें बहुत लगाव था और पक्षियों के साथ बड़े प्रेम से रहकर उन्हें खाना भी खिलाते थे। चलिए छात्रों, अब इस पाठ के संभावित प्रश्न देख लें। यानी भाग 1 और भाग 2 दोनों वीडियो के प्रश्न मैंने यहीं पर डाले हुए हैं। लेखक के कई दोस्तों को उनके माता-पिता ने स्कूल जाने के लिए मजबूर क्यों नहीं किया? लेखक को अपने ननिहाल की कौन सी बातें याद हैं? लेखक और उनके दोस्तों को स्कूल कब अच्छा लगता था?
मास्टर प्रीतम चंद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। हेडमास्टर शर्मा की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। अंग्रेज क्या कहकर लोगों को फौज की ओर आकर्षित करते थे? हेडमास्टर शर्मा ने मास्टर प्रीतम चंद को मुअत्तल क्यों किया? प्रिय छात्रों, सपनों के से दिन कहानी पूरी तरह समझा चुकी हूँ। फिर भी कोई शंका, कोई संदेह हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इसका भाग 1 भी ज़रूर देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब मैं विदा लेना चाहती हूँ। नमस्कार।